सो गाइज आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट्स के रूल्स लॉज एंड फार्मूलाज तो पढ़े ही होंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट या मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हमें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, वो है फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस के भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको अगर आप अपने मनी को मैनेज करने में यूज़ करोगे ना तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, करोड़पति। कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप भी करोड़पति बन सकते हो, यानी आपके पास 1 करोड़ रुपीस तो एटलीस्ट होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर सिंह एंड वेलकम टू द पीक टॉक्स गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ कुछ ऐसे फाइनेंशियल रूल्स, कुछ ऐसे मनी रूल्स जो आपके पैसे को मैनेज करने में आपको हेल्प करेगा। गाइस जैसे मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ना, जब आप कोई एक सम कर रहे होते हो तो उसमें आप वो फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको एक प्रोसीजर मिल जाता है अपने पूरे सम को कंप्लीट करने का। ठीक वैसे ही फाइनेंस को यानी मनी को मैनेज करने में भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिसको अगर आप यूज करते हो ना तो आपका मनी मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। और ये मनी मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी इंसान को आता है ना तो वो इंसान कभी भी गरीब वापस नहीं हो सकता। मतलब गरीब से अमीर होगा लेकिन वापस अमीर से गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे कि एक समय पे कुछ भी नहीं थे, फिर एक समय ऐसा आता है उनकी जिंदगी में जब उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन फिर 3-4 साल बाद वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो सबसे पहले थे, यानी अगेन उनके पास कुछ भी नहीं है। सो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको 5 ऐसे फाइनेंशियल रूल्स बताऊंगा जिससे आपका ये मनी मैनेजमेंट ना ईजी हो जाएगा। सो गाइस ये तो पार्ट 1 है वीडियो का, लेकिन इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है। सो उसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारे उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 1। सो गाइस जो सबसे पहला फाइनेंशियल रूल है वो है 50-30-20 रूल। अब गाइस ये जो रूल है ना, ये बेसिकली अपने मंथली या एनुअल बजट को संभालने के लिए किया जाता है। अब बेसिकली ये रूल है क्या, 50% जो भी आपका 100% सैलरी है जो टैक्स देने के बाद आपके पास बचा है, उसका 50% आपको उन जगहों पे खर्च करना है जो आपके लिए ज़रूरी है। यानी आपका EMI हो सकता है या खाने पीने का, ग्रोसरीज, इन सब जगह पे, स्कूल का फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी जगहों पे आपको देना है, यानी इन सब जगहों पे आपको खर्च करना है। उसके बाद जो 30% मनी है उससे आपको वो चीज़ें खरीदनी है या वो उन जगहों पे खर्च करने हैं जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ट्रिप हो सकता है या कोई आपकी कार हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है जो आपको पसंद है। इन सब जगहों पे अपने 30% ऑफ मंथली या फिर एनुअल जो इनकम है उसका 30% ही आप खर्च करें। और जो लास्ट 20% बचता है, 50 + 30 = 80, एंड जो लास्ट 20% बचता है वो 20% आपको इन्वेस्ट करना है या सेव करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट आप बहुत सारी अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, SIPs वगैरह बहुत सारी जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इनमें से कोई एक अच्छा ROI वाला इन्वेस्टमेंट ढूंढिए एंड वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए अपने पैसे की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए। नंबर 2 गाइस, जो दूसरा फाइनेंशियल रूल है ना, ये आपको इमरजेंसी में काम आएगा। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम इमरजेंसी फंड्स के तौर पे कितने रुपए अपने पास रखें, यानी कितने रुपए को अपने पास इन हैंड रखें। अब वो इन हैंड मतलब बैंक में भी हो सकता है, लेकिन इजीली अवेलेबल, यानी जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कहीं और इन्वेस्ट करते हो, तो आप अपने पैसे को तुरंत नहीं निकाल सकते हो, लेकिन सेविंग अकाउंट में रखे हो तो कभी भी निकाल सकते हो ना पैसे को। तो इस तरीके में कितने पैसे रखें, सो इसके लिए एक रूल है 6 टाइम रूल, यानी आपका जो मंथली इनकम है उसका एटलीस्ट 6 टाइम्स आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो आप उस फंड में से खर्च कर सकते हो। 6 टाइम से ज़्यादा ना हो, और मैं कहूँगा कि 4 टाइम से कम भी ना हो। 4 से 6 गुना ज़्यादा पैसे आप अपने मंथली इनकम के रख सकते हो एज एन इमरजेंसी फंड। नंबर 3 गाइस, कई बार ऐसा होता है कि कोई कार हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है एंड अब हमें समझ में नहीं आता है कि कार अफोर्डेबल है या नहीं है हमारे लिए। सो उसके लिए फाइनेंशियल रूल आपकी हेल्प करेगा, 24-10 रूल। अब बेसिकली अगर आपको कोई भी कार पसंद आई है, अगर आपको चेक करना है कि कार मेरे लिए अफोर्डेबल है भी कि नहीं है, तो आपको बस ये देखना है कि क्या आपके पास अभी उस कार के डाउन पेमेंट के लिए 20% अमाउंट है, यानी जो भी कार का टोटल अमाउंट है उसका 20% आपके पास अवेलेबल है। एंड जो बाकी अमाउंट का लोन आप करवा रहे हो वो 4 साल से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज जो 10 आता है 24-10 रूल में, दैट इज कि आपके मंथली इनकम का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो जो आप EMI दोगे मंथली। सो एक कार खरीदते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि 20% आपके पास डाउन पेमेंट देने के लिए होना चाहिए, 4 साल से ज़्यादा आपको उसका EMI नहीं रखना है, एंड आप मंथली इनकम का 10% से ज़्यादा EMI नहीं होना चाहिए। अगर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप एक कार आपके लिए अफोर्डेबल है एंड आप वो कार खरीद सकते हो। नंबर 4 सो गाइस, जैसे कि कार खरीदने के लिए 24-10 रूल होता है, वैसे ही घर खरीदने के लिए भी एक रूल होता है जिससे आप ये समझ सकते हो कि घर आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं।
ये रूल है 5-20-30-50 रूल। अब गाइस ये 5-20-30-50 रूल है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली घर का जो टोटल अमाउंट है, क्या वो आपके एनुअल इनकम का 5 गुना से ज़्यादा है? अगर है तो आपके लिए वो घर नहीं है। अगर 5 गुना से कम है, फॉर एग्जाम्पल आपका एनुअल इनकम है 10 लाख और घर का जो प्राइस है वो 50 लाख से कम है, सो वो घर आप देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि आपको 20 ईयर से ज़्यादा का लोन नहीं लेना है, यानी आपका जो लोन टेन्योर है वो 20 ईयर्स क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब जो इसमें 30 आता है वो स्टैंड करता है इसलिए कि जो आपका मंथली इनकम है, जो घर का जो मंथली इनकम है, आपके टोटल सैलरी का 30% क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा जितने भी आपके टोटल EMIs हैं, फॉर एग्जांपल कार का लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, इन सारे जितने भी EMIs है सारे मिला के 50% ऑफ योर मंथली इनकम क्रॉस नहीं करना चाहिए। हो सके तो 40% भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 50 तो आपको कम से कम रखना ही है, नहीं तो आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाएगा। सो अगर ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो वो घर आपके लिए अफोर्डेबल है, अदरवाइज नहीं है। यानी अगर आप कोई घर खरीद रहे हो तो आपका जो एनुअल इनकम है वो घर के प्राइस का 5 गुना से कम होना चाहिए, 20 ईयर से ज़्यादा का लोन आप नहीं ले सकते हैं, 30% ऑफ योर मंथली इनकम आपका EMI में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, एंड टोटल EMIs आपका 50% ऑफ योर मंथली इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो गाइस नंबर 5, गाइस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप भी करोड़पति बन सकते हैं। 15-15-15 रूल। सो गाइस इसका मतलब ये है कि अगर आप 15,000 रुपीज मंथली 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो 15% रिटर्न पे, सो 15 ईयर के बाद आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए हो जाएंगे, अनटिल अनलेस जो आपका इन्फ्लेशन रेट है जो अभी चल रहा है उससे ज़्यादा ना हो जाए। ऑफकोर्स फ्यूचर को कौन ही प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप ये 15-15-15 रूल को यूज। सो गाइस ये जो 5 फाइनेंशियल रूल्स मैंने आपको बताए हैं होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पार्ट 1 है वीडियो का, पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। सो गाइस किसी भी कारण से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड गाइस आप हमें इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो गाइस अगर आपको मनी मैनेजमेंट की तरह टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है तो आप ये ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं।